लेटर ऑफ क्रेडिट में सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन। कौन कौन सी डेफिनेशन आ जाती है बच्चे? एडवाइजिंग बैंक की लिख लेना, अग्रीमेंट की लिख लेना, बैंकिंग डे की, डिमांड की एक्सपायरी डेट और ट्रेडिंग करेंसी और इंडियन रुपीस। ठीक है, इसके बाद अपना आ जाता है कि गारंटी देता है इशुइंग बैंक। ठीक है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारी चीजें। टर्म्स एंड कंडीशंस याद करने की कोशिश करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में भैया कि जब वो इशू करे तब आप उसको दे देना। अगर आपने डिले किया तो बैंक बेसिक रेट और 6.25% इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर हमें जब चाहिए हम रिन्यू करा सकते हैं, हमें जब चाहिए हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हमसे बिना पूछे कभी भी आप एलसी इशू मत कर देना। समझ आ रहा है ना? बेसिक अपने मन से भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेम कर सकते हो। फिर पेमेंट प्रोसेस, अगर हम इंडियन रुपीस में बोलें तो इंडियन रुपीस में, यूएस डॉलर में बोलें तो यूएस डॉलर में। उसके बाद फिर बच्चे क्लेम प्रोसीजर, अगर बेनिफिशियरी सबमिट करता है कोई रिटन डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए तो आपको वो भी देने पड़ेंगे। डिमांड कैन बी सेंट बाय पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसके बाद इसका जुरिसडिक्शन है, फिर आ जाता है फॉर्म ऑफ डिमांड। फॉर्म ऑफ डिमांड का कुछ नहीं, वी रेफर द अबव एलसी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन अगेंस्ट द इनवॉइस। तो आपने एक अग्रीमेंट कर लिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके साथ जब जब आप डिमांड करते हो तब तब आप क्या देते हो? फॉर्म ऑफ डिमांड। अब ये मुश्किल है आपको आए क्योंकि इतना बड़ा ड्राफ्ट है, चांसेस कम है। इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स, एडवांटेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम याद करते हैं बैंक गारंटी। ठीक है, बैंक गारंटी में बच्चे सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा? बैंक गारंटी नंबर और डेट। उसके बाद अमाउंट ऑफ गारंटी। उसके बाद टू, जिस भी अथॉरिटी को आप ये दे रहे हो कि बैंक क्या दे रहा है हमको, गारंटी दे रहा है। सब्जेक्ट क्या है बच्चे? बैंक गारंटी फॉर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डियर सर एंड मैडम लिखने के बाद हम कैसे स्टार्ट करते हैं? दिस बैंक गारंटी। कहां से स्टार्ट करते हैं? दिस बैंक गारंटी इज मेड ऑन सो एंड सो डेट, और हमने डेट लिख दी। क्लियर है? दिस बैंक गारंटी इज मेड ऑन सो एंड सो डेट बाय एचडीएफसी बैंक। फिर हमें बैंक का नाम लिखना है, उस बैंक का एड्रेस लिख देना है, और किसके फेवर में बना रहा है? फलाना प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी हम वहां पे मेंशन कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट बैंक गारंटी में बच्चे क्या आएगा? दिस बैंक गारंटी is made on so date in by so and so bank having registered office at so and so in the favor of so and so number। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे हमको दूसरा, हाँ गर्मी लग रही है, वन है ना, 2 मना किया, थोड़ी देर में बंद कर देंगे। चलो, अब बैकग्राउंड, द परचेजर हैज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर का नेम। ठीक है, बेसिकली उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है ब्रिज बनाने का, या जो भी वो पूरा कर रहा है उसी चीज का है ना ये। तो अब कॉन्ट्रैक्टर नेम, उस कॉन्ट्रैक्टर का हमें रजिस्टर्ड ऑफिस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पवन परचेजेस हैज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू, तो अपन ने पवन को दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसका ऑफिस कहाँ है? उसका एक एड्रेस, हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज द कॉन्ट्रैक्टर अंडर परचेज ऑर्डर। तो जैसे इनवॉइस आता है ना, वैसे ही जब आपका फाइनल होता है तो उसको वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर कहते हैं। परचेज ऑर्डर नंबर, डेटेड और उसका नाम, तो इन करोड़ आपको एक अमाउंट लिख देना, 100 करोड़ मान लो। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ परफॉर्मेंस गारंटी इक्वल टू डैश परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि हमको 80% परफॉर्मेंस गारंटी बैंक से चाहिए, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब गारंटी टर्म्स, सबसे पहले अनकंडीशनल कमिटमेंट है ये, इसके पीछे कोई कंडीशंस नहीं है। ठीक है, वी द एचडीएफसी बैंक अनकंडीशनली इररिवोकेबली गारंटी देते हैं कि पेमेंट ऑफ इतने रुपीस आपको हो जाएगी टू द परचेजर अपॉन इट्स रिटन डिमांड विदाउट एनी ऑब्जेक्शन और वेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस। अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो बैंक इतना अमाउंट उनको ट्रांसफर कर देगी। किसके लिए ले रही है वो? परचेजर के लिए, उसका क्लाइंट है जो। ठीक है, उसके बाद फिर वैलिडिटी आ जाएगी, गारंटी कब तक वैलिड है, कितने टाइम तक एक्सटेंड हो सकती है, नॉन रिकवरेबल है, और इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस नहीं, अगर होंगे भी तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी और पेमेंट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले बता दो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बैंक गारंटी इज मेड ऑन सो एंड सो डेट बाय सो एंड सो बैंक, एड्रेस और इन फेवर ऑफ सो एंड सो पर्सन। ठीक है, उस पर्सन को क्या कह रहे हैं हम? परचेजर। उस पर्सन को हम क्या कह रहे हैं? परचेजर। अब सेकंड पॉइंट से आ जाओ, द परचेजर्स आर अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू so and so contractor name having its registered office
द कॉन्ट्रैक्टर अंडर परचेज ऑर्डर डेटेड फॉर सम रुपीज इतना इतना, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में याद करो, परचेजर को क्या मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट उसने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स दे दो, हियर एंड आफ्टर रिफर्ड एज द कॉन्ट्रैक्टर, परचेज ऑर्डर नंबर जहां से उसको ये मिला है और एक सम, ठीक है। अब नेक्स्ट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, कॉन्ट्रैक्टर की क्या यहाँ रिक्वायरमेंट है। अब बच्चे मेरी एक बात सुनो, अपन ना इनके नाम रख लेते तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, पवन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, पवन। अब यहाँ पे एक कंपनी है मैसर्स गवर्नमेंट लिमिटेड, ठीक है। इसने एक टेंडर लाया है, स्टोरी लाइन समझना, इसने एक टेंडर लाया है कि यहाँ पे मेरे को लेबर चौक में क्या बनानी है, ब्रिज बनानी है, ठीक है। ये ब्रिज बनानी है, ये ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट किसने उठाया है, पवन ने, ठीक है। अब पवन ये काम पूरा कर देगा, उसके लिए बैंक, हमारा बैंक क्या दे देगा, क्या दे देगा, गारंटी। गारंटी किसको देगा, पवन को देगा क्या, नहीं, मैसर्स गवर्न। यहां पे परचेजर कौन हुआ फिर, देखो फर्स्ट लाइन, इसलिए मैं बोल रही हूं आपको, रट तो लेते हो, रट लेते हो, नाम अगर दे दो ना तो, हाँ देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है बच्चे, दिस बैंक, ठीक है, दिस बैंक गारंटी इज मेड ऑन सो एंड सो हैविंग इट्स रजिस्टर इन फेवर ऑफ, क्या लिखा है, इन फेवर ऑफ एक एंटिटी का नाम, वो एंटिटी कौन होगी यहाँ पे, अब गवर्नमेंट लिमिटेड, ठीक है। गवर्नमेंट लिमिटेड को नाम क्या दे रहे हैं हम ब्रैकेट में, परचेजर, गवर्नमेंट लिमिटेड को हम क्या दे रहे हैं, परचेजर, क्लियर है। तो बैंक गारंटी फेवर में उसके आएगी ना, गारंटी किसको मिलेगी, उसी को बोलेंगे ना कि उसके फेवर में गारंटी आएगी, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, परचेजर ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसको, पवन को, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसको, पवन को, पवन को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर। परचेजर ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया एक फलाना परचेज ऑर्डर से और एक फलाना अमाउंट से, ठीक है। ब्रिज बना रहा है, वो परचेज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर काम करके देगा, ठीक है। अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स किसको काम पूरा करना है, पवन को, ठीक है। और उसको पूरी परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ेगी कि भाई मैं ये काम करूंगा और मेरा बैंक इन फेवर ऑफ मैसर्स गवर्नमेंट लिमिटेड क्या दे रहा है, गारंटी इक्वल टू 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका पूरा काम मेरा बैंक तुम मुझसे करवा के रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में लिखा हुआ है, क्लियर है। अब गारंटी टर्म्स देखते हैं, इतना क्लियर हो गया सबको, चलो दोनों पॉइंट याद करो, पहला वाला तो याद हो गया है आपको, इन फेवर ऑफ परचेज एंटिटी। दूसरा पॉइंट याद करो, परचेजर ने क्या किया है, अवार्ड किया है किसको, पवन, क्या अवार्ड किया है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। परचेजर ने एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, पवन, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस लेबर चौक, ठीक है। उसके बाद हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज कॉन्ट्रैक्टर अंडर अ परचेज ऑर्डर डेटेड फॉर सम रुपीज इतना, ठीक है, अंडर अ परचेज ऑर्डर डेटेड और सम, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट इसी का, एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है, परफॉर्मेंस पूरी करना है, तो इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, उसको क्या लेके आनी है, अपनी परफॉर्मेंस गारंटी इक्वल टू कितना परसेंट लेके आनी है, 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में आप ही के बंदे ने, आप ही के बैंक को बोल रहा है, आप ही के बंदे ने कहा है कि वो क्या लेके आएगा, परफॉर्मेंस गारंटी लेके आएगा, 80% की परफॉर्मेंस गारंटी वो लेके आएगा। इतना सबको क्लियर हो गया, चलो अब गारंटी टर्म्स, पहला पॉइंट क्या है, ये अनकंडीशनल कमिटमेंट है। पहला पॉइंट क्या है, वी द HDFC बैंक अनकंडीशनली और इररिवोकेबली गारंटी देते हैं पेमेंट ऑफ ₹100 करोड़, किसको दे रहा है गारंटी, मैसर्स गवर्नमेंट लिमिटेड, उसको हमने क्या लिखा था, हियर एंड आफ्टर रिफर्ड एज परचेजर, purchaser upon its written demand without any objection or verification of the contractor performance, वो परफॉर्म करे ना करे, हम तुम्हें इस चीज की गारंटी दे देते हैं कि हम तुम्हें 100 करोड़ पहुंचा देंगे उसकी परफॉर्मेंस की दौर पे, क्लियर है। चलो सबसे पहला पॉइंट गारंटी टर्म्स में क्या है,
अनकंडीशनल कमिट। अब इसका अपन को हेडिंग कैसे लिखनी है, वी HDFC बैंक क्या दे रहा है वो, अनकंडीशनल और इररिवोकेबल गारंटी, किसको किसको दे रहा है, परचेजर को, ठीक है, अपॉन अ रिटन डिमांड, अपॉन इट्स रिटन डिमांड विदाउट एनी ऑब्जेक्शन और वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस, ठीक है, इस पे कोई भी मुद्दा अब नहीं उठाएगा, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, उसने नहीं की तो हमने तुम्हें क्या दे दिए, 100 करोड़ पकड़ा दिए। क्लियर है सबको, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, वैलिडिटी, क्या लिखा है, वैलिड, दिस गारंटी रिमेन्स इफेक्ट अंटिल, मेंशन करनी पड़ेगी एक एक्सपायरी तो 2 साल के बाद की डेट, इफ नो क्लेम इज मेड ऑन और बिफोर दिस डेट द बैंक शैल बी रिलीज फ्रॉम इट्स ऑब्लिगेशन अंडर दिस गारंटी। क्लियर, इस पॉइंट का सिर्फ इतना मतलब है कि 2 साल बाद की एक डेट ले लो कि तब तक क्या रहेगी, ये वैलिड रहेगी। उसके बाद लिखा है अगर कोई क्लेम नहीं आया इससे पहले या इसके बाद में तो बैंक के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बैंक अपना जैसे काम कर रहा था वो कर रहा है। अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं किया तो परचेजर क्या मांगेगा बैंक से, क्लेम। तो क्या जिंदगी भर तक क्लेम मांग सकता है क्या, नहीं, नेक्स्ट 2-3 इयर्स तक का ही क्लेम हम वहां पे लिख के देंगे। क्लियर है। तो if no claim made before or after, made on this date or before this date, the bank shall be released, release मतलब छूट जाएगा from any obligation of the guarantee। क्लियर हुआ। चलो फर्स्ट पॉइंट गारंटी टर्म्स में, पहला पॉइंट क्या है, अनकंडीशनल कमिट है, क्या लिखेंगे उसमें, वी HDFC बैंक unconditionally and irrevocably pay guarantee of the payment of rupees so and so sum, ठीक है, to the purchaser upon its written demand without any verifications made by the contractor performance। second point क्या है बच्चे, validity। second point क्या है, validity, this guarantee remain in effect until एक डेट लिख देंगे, ठीक है, if no claim is made on or before its date, तो फिर बैंक को क्या हो जाएगा, बैंक shall be released from its obligation of any guarantee। क्लियर है, बैंक shall be released। अब एक्सटेंशन, फिर क्या लिखा है, at the purchaser's request this guarantee may be extended before the expiry of the डेट। अब खत्म हो गई उसके बाद बोल रहा है एक्सटेंड कर दो, नहीं, खत्म होने से पहले अगर आपको लग रहा है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए तो आपको एक्सटेंशन डिमांड करनी पड़ी। कौन डिमांड करेगा, परचेजर, ठीक है, मैसर्स गवर्नमेंट लिमिटेड। अब नॉन रिवोकेशन, द बैंक शैल नॉट रिवोक दिस गारंटी ड्यूरिंग इट्स वैलिडिटी विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द परचेजर। तो बैंक ऐसे बोल दे हाँ हाँ गारंटी है गारंटी, बाद में चला कॉन्ट्रैक्टर तो गधा निकला, कुछ काम करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली बैंक क्या करेगा, इसको रिवोक कर लेगा। तो परचेजर को कोई गारंटी मिली क्या, नहीं मिली, तो हमने ऐसी गारंटी चाहिए कि बैंक रिवोक ना करे, हमें पैसे चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, नॉन। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अनकंडीशनल कमिटमेंट, दूसरा क्या हो गया, वैलिडिटी। वैलिडिटी वाला पॉइंट बोलो, रिमेन्स इफेक्ट अंटिल सो एंड सो डेट। उसके बाद इफ नो क्लेम इज मेड ऑन और बिफोर दिस डेट द बैंक शैल बी रिलीज्ड। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सटेंशन, एट द परचेजर्स रिक्वेस्ट दिस गारंटी में बी एक्सटेंडेड बट बिफोर द एक्सपायरी डेट बोलना है, ठीक है, और एक्सटेंड हो जाएगी बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट एज रिक्वायर्ड। फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉन रिवोकेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉन रिवोकेशन। अब द बैंक शैल नॉट रिवोक दिस गारंटी अंटिल, हाँ, और विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द परचेजर, ठीक है। फिर नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, द परचेजर और द कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट इफेक्ट एनफोर्सिबली टू दिस गारंटी। तो कोई भी हमारे इफेक्ट नहीं आएगा, तो बैंक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, मैनेजर चले जाए, लेकिन गारंटी हमेशा रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम लाइबिलिटी, तो बैंक की लाइबिलिटी कितनी होगी, विल बी लिमिटेड टू 100 करोड़। कितनी लिमिटेड होगी, 100 करोड़ की। फिर पेमेंट ऑब्लिगेशन, बैंक इज obligated to pay the guarantee amount upon receiving a written demand from the purchaser provided the demand is made within the guarantee period। जब वो पैसे मांगेगा तब उसको वो देना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, फिर साइन सील्ड ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द बैंक फॉर एन बिहाफ, फिर सब कुछ बैंक साइन करेगा, 2 विटनेस भी साइन करेंगे। क्लियर है। हेडिंग याद करते हैं, गारंटी टर्म्स की पहली हेडिंग अनकंडीशनल, दूसरी वैलिडिटी, तीसरी एक्सटेंशन, चौथी नॉन रिवोकेशन, उसके बाद
नो इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। उसके बाद मैक्सिमम सीएस का एग्जाम क्रैक करना है बिना मॉड्यूल के पॉसिबल नहीं है, और पूरे इंडिया में मॉड्यूल से सिर्फ सीएस दुनिया पढ़ाता है। लाइबिलिटी। और फिर लास्ट क्या है, पेमेंट ऑब्लिगेशन। पेमेंट ऑब्लिगेशन याद करो, द बैंक इज obligated to pay guarantee amount upon receiving a written demand from the purchaser provided that the demand is made। उसके बाद साइन कौन करेगा, बैंकर, ऑथराइज पर्सन ऑफ द बैंक। बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी और फिर दो विटनेस साइन करेंगे। क्लियर है? चलो लिखना चालू करो। ये लाइन याद कर लो अभी मेरे साथ, ये बहुत सारे अग्रीमेंट्स में आएगी। लाइन देखो, इन विटनेस वेयर ऑफ, इसका मतलब होता है जितने मेरे सामने लोग खड़े हैं, ये जो दो लोग हैं, उनके सामने मैं ये साइन कर रहा हूं और ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री कर रहा हूं। तो इन विटनेस वेयर ऑफ द बैंक, कॉमा, बैंक की बात हो रही है, थ्रू इट्स ऑथराइज ऑफिसर, अपने ऑथराइज ऑफिसर की तरफ से, बैंक की तरफ से एक ऑथराइज ऑफिसर अपने हाथ और स्टैंप इस दिन पे इस पेपर में लगा रहा है और यहाँ पे बैठ के। इसका मतलब है इन विटनेस ऑफ वेयर ऑफ द बैंक, उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सेट हिज हैंड्स एंड स्टैंप ऑन दिस डेट, तो 13th day of March 2023 एट जबलपुर। क्लियर है? ये लाइन याद कर लो, बहुत सारे अग्रीमेंट्स में यही लिखना पड़ेगा, इन विटनेस वेयर ऑफ the bank, in witness or where of the bank through its authorized officer, ठीक है, has set his hands and stamp, वर्ड याद कर लो, has set it hands मतलब साइन कर रहा है और स्टैम्प कर रहा है ऑन सो एंड सो डेट एट जबलपुर। उसके बाद उसका साइन आएगा, उसका नाम आएगा, बैंक का स्टैम्प आएगा और ऑफिशियल एड्रेस आएगा। क्लियर है? चलो फटाफट बैंक गारंटी लिखना चालू करिए। सब्जेक्ट नहीं लिखा है, डियर सर भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दे एरो बना के। जिसने जिसने सब्जेक्ट नहीं लिखा है एरो बना के सब्जेक्ट लिखो। उसके बाद दिस बैंक गारंटी इज मेड ऑन सो एंड सो डेट, नेम ऑफ द बैंक, रजिस्टर ऑफ हिज बैंक इन फेवर ऑफ सो एंड सो। ब्रैकेट में लिखा है क्या, हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज परचेजर। गुड। चलो नेक्स्ट। उसके बाद बैकग्राउंड की हेडिंग देने की जरूरत नहीं, आपको सीधे पॉइंट आ जाना। द परचेजर हैज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर, उसका नाम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, इतना लिखा है, हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज कॉन्ट्रैक्टर, एरो बना के उसका एड्रेस लिखो, लिखो। हाँ, दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह परचेज और कॉन्ट्रैक्टर, कौन परचेज, खुद ही कंफ्यूज हो रही थी। अभी मैंने पवन बोला और गवर्नमेंट बोला तो भी कंफ्यूज हो रहे थे ना, इसलिए हमने बता दिया भैया ये लोग, ये नाम जो मिस्टर पवन है उसको हम क्या बुलाएंगे अब, कॉन्ट्रैक्टर। ये बैंक नेम, ये इसको हम क्या बुलाएंगे, मतलब वो मैसर्स कंपनी को हम क्या बुलाएंगे, परचेजर। ठीक है, इसके अंदर लिखना था अंडर परचेज ऑर्डर डेटेड, ये किस किसने लिखा है, किस किसने नहीं लिखा है, तो एरो बना के लिखो, परचेज ऑर्डर नंबर, डेटेड और सम, बस इतना लिखना था। अभी ने छोड़ दिया है शायद ये वाला, ठीक है, लिखा है, ठीक है। अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस गारंटी इक्वल टू 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन। इतना लिखा है क्या, 80% परफॉर्मेंस मिल रही है। चलो, गारंटी टर्म्स, अनकंडीशनल कमिटमेंट, सबसे पहले आपने लिखा वी द बैंक अनकंडीशनल गारंटी द पेमेंट ऑफ सम रुपीज, इतना ऑन। अब देखो, इतना लिख दिया, अगर गारंटी दिया है चलेगा। इसके आगे है टू द परचेजर अपॉन रिटन डिमांड विदाउट और एनी ऑब्जेक्शन और वेरिफिकेशन, नहीं भी लिखा तो चलेगा। इतना सम तक अंडर अ रिटन सम टू द परचेजर लिखा है तो भी चलेगा, पूरा लिखा है टू द परचेजर तक भी लिखा तो चलेगा। ठीक है, कि हमने एक गारंटी इतने अमाउंट की परचेजर को दी है। नेक्स्ट, वैलिडिटी, वैलिडिटी, दिस गारंटी रिमेन्स इफेक्ट अंटिल इतना, नो क्लेम और मेड बिफोर रिलीज्ड शैल बी रिलीज। नो क्लेम वाली किसी में भी नहीं लिखी क्या तूने, इसमें नहीं लिखी, किसी और में लिखी है? ठीक है, द बैंक शैल बी रिलीज ये लिखा है फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा दिस गारंटी, क्योंकि उसको थोड़ी परफॉर्म करना है, उसको सिर्फ गारंटी देनी है।
ठीक है। अब एक्सटेंशन एट द परचेजर रिक्वेस्ट दिस एक्सटेंशन लिखा है, हाँ पाजल लिखा है, ठीक है ना। नॉन रिवोकेशन, द बैंक शैल नॉट रिवोक दिस गारंटी ड्यूरिंग द वैलिडिटी विदाउट प्रायर कंसेंट, में से बोलती ना प्रायर कंसेंट के बिना रिवोक नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर नो रेवोकेशन हो गया, फिर नो इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर, तो स्ट्रक्चर बैंक का चेंज होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा कॉन्ट्रैक्टर परचेजर को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैक्सिमम लाइबिलिटी, ये शायद पॉइंट सबने स्किप किया है शायद, सीधे पेमेंट ऑब्लिगेशन लिखा है, ठीक है। लिखा है, नहीं लिखा है ना, क्योंकि ये पूछ भी नहीं थे। फिर सीधे पेमेंट ऑब्लिगेशन आ गया, रिटन डिमांड के हिसाब से जब भी आएगी तब तब आपको पेमेंट करके देना है। उसके बाद बच्चे क्या है, बस साइन सील्ड बाय द ऑथराइज पर्सन सो एंड सो डेट, तो वही वाली लाइन याद करनी है जो मैंने याद कराई थी इन विटनेस वेयर ऑफ वाली, नहीं लिखी है तो कहाँ से साइन लिख लिया, सीधे साइन लिख दिया, अच्छा तो अपन साइन वाले तक पहुंचे ही नहीं, तो इसके नीचे इन विटनेस वेयर ऑफ वाला पूरा आएगा, फिर साइन आएगा और उसके बाद विटनेस का साइन आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको बैंक गारंटी, अब कोई दिक्कत जाएगी क्या, लिख लेंगे। अब इसकी जगह अगर फाइनेंशियल गारंटी आ गई तो भी लिख लोगे, तो होमवर्क लिखो कल, एक लिख के आना। बैंक गारंटी दो टाइप की, एक परफॉर्मेंस करने की और एक फाइनेंशियल गारंटी। तो अगर आप किसी से उधार ले रहे हो तो बैंक उस चीज की क्या दे रही है, ठीक है, फाइनेंशियल गारंटी। अब बाय लॉज अपन को याद नहीं करने थे, अपन को शो कॉज नोटिस याद करना था, ठीक है। शो कॉज नोटिस कल अपन ने याद किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एड्रेस टू, फिर आप अच्छा यहाँ पे सिर्फ ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा तो चलेगा, फिर टू मैसर सो एंड सो और उसका एड्रेस, और इस साइड पे क्या आएगा, डेट, इतना याद कर लो। सबसे पहले क्या आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट हैंड साइड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एड्रेस, इस साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, टू उस कंपनी का नाम और उस कंपनी का एड्रेस, फिर राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, डेट, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, डेट। अब आ जाता है क्या, सब्जेक्ट, अब क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में फिर क्या आएगा, वॉयलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सो एंड सो सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसके बाद सर याद कर लो, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी, सर ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी, और उसके बाद क्या आ जाएगी, एक डेट, डेट के बाद हमें क्या लिखना है, बाय द अंडर साइन, मतलब जो पर्सन इसको साइन कर रहा है उसने क्या किया है, उसने इंस्पेक्शन किया है ना, उसने क्या किया है, इंस्पेक्शन किया, अंडर साइन वाले ने क्या किया है, इंस्पेक्शन किया है। फिर वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रूल वाज ऑब्जर्व्ड, और फिर डिटेल्स ऑफ क्या दे देनी है, वॉयलेशन। उसके बाद इन दिस कनेक्शन, फिर याद करो, it is brought to a notice that above violation of the said rule constitutes an offence punishable under so and so rule. You are therefore show cause within a period of 30 days from the date of the issue of this notice. Please note that no further notice will be given to you in this regard. अब मेरे साथ याद करो, सबसे पहले सब्जेक्ट से याद करते, सबसे सब्जेक्ट क्या आ गया, वायलेशन ऑफ प्रोविजन, फिर सर के बाद क्या आएगा, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी ऑन, ठीक है, कॉमा बाय द अंडर साइन, ठीक है, जिसने इंस्पेक्शन किया, कब किया, कहाँ किया, वो अपन ने बता दिया। उसके बाद क्या पकड़ा उन्होंने, वॉयलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ वाज observed, violation of provision of so and so act was observed, the details of violation are as under, फिर violation details। उसके बाद in this connection it is brought to your notice that above violation of the said rule constitute क्या करता है, punishable and offense under so and so rules। एक बार फिर से, in this connection it is brought to your notice that the above violation of the said rule constitute a offense punishable under so and so rule, ठीक है। अब you are therefore show cause within 30 days from the date of issue of this notice।
ये बताना पड़ेगा ना 30 days कब से, उसके बाद क्या है, प्लीज नोट, no further notice will be given to you in this regard. for yours truly name और उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन फटाफट लिखो. बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड फॉर द अटेंडेंस, तो अपन ने ये देखा था. तो अब यहाँ आए राजू, ठीक है, उसका नाम आएगा, तो ब्रैकेट में नेम नहीं लिखना है, सीधे आए राजू रस्तोगी, जो भी नाम आपको लिखना है. उसके बाद फिर ऑफ जबलपुर, कहाँ का है ये, जबलपुर. हैविंग बीइंग अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट, तो डिटेन्ड वर्ड आपको नहीं भी याद होता है तो सीधे क्या लिखोगे, हैविंग बीइंग अरेस्टेड विदाउट वारंट. डिटेन्ड यानी जेल ले गए हैं उसको, ठीक है. हैविंग बीन अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, फिर क्या बताना है, बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है. उसके बाद चार्जेस विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, चार्जेस विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड रिक्वायर्ड टू गिव सिक्योरिटी फॉर माई अटेंडेंस बिफोर सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. तो अब मजिस्ट्रेट जब जब उसको बुलाएगा तब तब उसको क्या देनी है, अटेंडेंस. उसका ये क्या साइन करके दे रहा है, बॉन्ड, ठीक है, कि मैं इतने पैसे जमा कर दे रहा हूं, तुम जब बोलोगे मैं तब आऊंगा, क्योंकि मेरे क्या है, पैसे जमा है. शुरू से याद करते हैं, आई सो एंड सो पर्सन, आई राजू रस्तोगी ऑफ जबलपुर, हैविंग बीन अरेस्टेड विदाउट वारंट, ठीक है. फिर बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसके बाद फिर चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ, चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड रिक्वायर्ड टू गिव द सिक्योरिटी फॉर माय अटेंडेंस. रिक्वायर्ड टू गिव द सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है, गिव द सिक्योरिटी में क्या देगा, पैसे देगा. तो उसको हम बोल रहे हैं कि भाई हमें इस फलाना ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया था, अरेस्ट किया गया था बाय चार्ज ऑफिस पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है, विद द ऑफेंस ऑफ सो एंड सो, एंड मुझे क्या बोला गया है कि मुझे क्या देनी है, सिक्योरिटी. फॉर सिक्योरिटी क्यों देनी है, फॉर अटेंडेंस. अटेंडेंस कहाँ होनी चाहिए, बिफोर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है. क्या बोलना है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन. सिक्योरिटी किस कंडीशन पे दे रहा है, दैट आई शैल अटेंड सच ऑफिसर ऑन एवरी डे ऑन विच एन इन्वेस्टिगेशन इज held, that I shall attend such officer on every day on which any investigation is held with regard to such charge, with regard to such charge. And in case of making default herein, अगर उसने कोई डिफॉल्ट भी किया तो उसकी सिक्योरिटी उस चीज के लिए है. अटेंडेंस के लिए सिक्योरिटी और किसके लिए है, डिफॉल्ट के लिए. अटेंडेंस के लिए और किसके लिए, डिफॉल्ट के लिए, ठीक है. रिक्वायर्ड टू गिव व्हाट, सिक्योरिटी फॉर अटेंडेंस बिफोर ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, ऑन कंडीशन दैट आई शैल attend such officer on every day on which investigation or trial is held with regard to such charge. The investigation इस charge के लिए होगा तो मुझे हमेशा present रहना है, comma, और and in case of any making any default herein, और अगर मैंने कोई और default किया तो उसके लिए भी bond sign हो चुका है. I bind myself to forfeit the नहीं, I bind myself to forfeit to government the sum of rupees इतना, ठीक है. I bind myself to forfeit to government the sum of rupees, ठीक है. फिर डेट, दिस डे और ईयर एक बार फिर से याद करते हैं. किसका नाम लिख रहे हैं, आई राजू रस्तोगी ऑफ जबलपुर, हैविंग अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय officer in charge of police station, charged with offense of theft and required to give security for
फॉर माई अटेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ माई अटेंडेंस, सिक्योरिटी फॉर माई अटेंडेंस, ठीक है, बिफोर सच ऑफिसर, ऑन कंडीशन दैट I shall attend the officer on every day on which investigation is being held of such with regard to such charge, ठीक है, and क्या है, in case of making any default herein, ठीक है, I bind myself to forfeit to government of some rupees, ठीक है, और उसके बाद साइन डेट, फटाफट लिखिए। ये लिखने के बाद मंडे से हम नया चैप्टर चालू करेंगे, मैं टाइमिंग के लिए बोल दूंगी, ठीक है।